हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा एक नया चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो वन बाई वन हम दोस्तों उन चैप्टरों को अपलोड करते जा रहे हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक के हैं। तो दोस्तों, इसमें चैप्टर जो दिए गए हैं वो बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन बोर्ड के रिगार्डिंग जो इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनमें रखे गए हैं। तो दोस्तों, आप एक बार ज़रूर इनको मतलब एक तरह से क्विक रिवीजन टाइप में इनको ज़रूर पढ़ें। आपके पेपर के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आते हैं हम अपने चैप्टर पे। मैंने जो भी वीडियो बनाई है पुरानी वाली वो मैंने मेरे खुद चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। आप उन चैप्टरों को देख सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण वाला, दूसरा अम्ल क्षार लवण, तीसरा अलग, मतलब हर चैप्टर के मैं क्या है इंडिविजुअली डालता जा रहा हूँ। तो आप वन बाई वन इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कैसे इनको रीडिंग करें। चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर पे। तो आप देखेंगे चैप्टर हमारा 12 है जिसका नाम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें एक क्विक रिव्यू दिया जाता है। क्विक रिव्यू का मतलब ये है कि आप जाते जाते इन चीज़ों को पढ़ते चलें। तो आप देखेंगे क्विक रिव्यू। दिक्सूची का एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत होता है उत्तर ध्रुव कहलाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। एक हमारे पास चुंबक होती है, एक सिरा उसका नॉर्थ होता है तो दूसरा सिरा क्या होता है, साउथ होता है। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें एक उस चुंबक के बल का संशोषण किया जा सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र वह पथ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदेश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, किसी विद्युत धारावाही धातु के एक तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं जिनकी दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट है, विद्युत चुम्बक में नर्म लोह क्रोड होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है जिसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। सेकंड है, हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं जिनकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। दोस्तों, हमारे घरों में जो लाइट आती है उसका एक स्टैंडर्ड है भारत के पैमाने पर। तो जो हमारे घरों में लाइट का आती है तो उसका जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, और साथ में जो फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। लिखा है इसमें, आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है जिसे विद्युत तन्मय तार कहते हैं। दूसरे पर काला होता है विद्युत जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भूसंपर्क तार होता है जिसे हरा विद्युत रोधन तार होता है। यह तार भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भूसंपर्कण एक सुरक्षा उपाय है जो वह सुनिश्चित करता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो संधारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका ना लगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। फ्यूज बल्ब हम यूज करते हैं। फ्यूज बल्ब का मतलब, फ्यूज बल्ब मीन्स फ्यूज होता है, फ्यूज तार होते हैं, उन तारों का इसलिए यूज करते हैं कि कोई अनहोनी ना हो पाए, तो उसी के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं जिनको हम बहुविकल्पीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होगा हमारा, समान होता है। फर्स्ट का क्या होगा, डी। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है।
चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यही हमारा क्या है, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या वो एक दूसरे को काट सकती हैं? कभी नहीं काट सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वेबर किस राशि का मात्रक है? तो उस राशि का नाम है चुंबकीय फ्लक्स। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। छठा क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बी के लंबवत गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा EBB। तो इसकी क्या है, वैल्यू फॉर्मूला होता है EBB का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हमारा 7, देखेंगे किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को B तीव्रता के वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है, तो लगने वाला बल होगा, तो इसको बोलते हैं F बराबर BIL। ये फार्मूला है जो हमारे 12 अक्सर करके, वैसे ये 12th के फार्मूले हैं, लेकिन 10th में केवल फार्मूला बेस पे बता दिया गया कि कैसे हम इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वां। तो 8वां कुछ इस तरह से B, A तथा और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत, इनके बीच संबंध है। तो हमारा एक फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो हमें चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो 8वें में जो फाई का फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर BA cos थीटा, लेकिन cos थीटा को उसने नहीं लिखा है, तो फाई बराबर हो जाएगा हमारा BA। एक सेकेंड्स, तो हमारा फाई बराबर हो जाएगा BA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां हो गया, तो 8वें का क्या आ जाएगा A। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो हम बोलेंगे आधा। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान है बहुत कम, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक होता है, निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो हम बोलेंगे लघु पतन के कारण जो हमारी विद्युत धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो क्या आंसर आएगा इसका? C आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ, बाएं हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, ओम का नियम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा C। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज होती है। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, तो हम उसे बोलते हैं मुलायम लोहा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में वो पूछ रहा है रॉन्ग आंसर दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय भीतर दक्षिणी से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। एंड चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यही है हमारा आंसर, लेकिन पूछा क्या है? रॉन्ग। परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये गलत है। सही क्या होगा? प्रतिच्छेद नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। तो लघु उत्तरीय का मतलब है कि लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास के दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देखोगे हमारे पास एक, अगर मान लो सपोज एक मेज है, मैं मान लेता हूँ एक मेज कुछ इस तरह से दी गई है, तो आप देखोगे ये जो तार है, इस तार से क्या है कि कुंडली बना दिया हमने। यहाँ से क्या हमने इसको क्या बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो धारा जाएगी। तो ये मेज के नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है। तो देखोगे आप माइनस से जब कनेक्ट कर दिया तो प्लस ये है और माइनस भी है, तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगी। तो हमारे जो देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होंगी किस नियम से? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हम जब डायरेक्शन देखेंगे तो हमारी डायरेक्शन अगर आप थोड़ा सा देख पाएँ तो ये कुछ ऐसे बननी है, मतलब तीर ऐसा निशान है इधर और नीचे क्या ऐसे निशान है। थोड़ा सा क्लियर डायग्राम नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो कुछ ऐसा बनता है, देखो ध्यान से।
ऐसे कुछ बनना है डायग्राम। ये मतलब आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किधर जा रही है, बाहर की तरफ। वैसे मैं दिखा देता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, जबकि पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। अब ये दायां हाथ है, दायां हाथ अंगूठा का नियम। अगर हम ऐसे धारा जो रखी हैं उंगलियां, आप ध्यान से देखो कि ये जो अंगूठा है इसको हम क्या धारा की दिशा में रखते हैं, और ये उंगलियां इनको क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, घुमाते हैं। ये क्या चुंबकीय बल रेखाओं को बताती हैं। तो इसमें डायग्राम अगर देख पाओ तो इसमें जो ये हाथ दे रखा है, इस हाथ का एक अंगूठा ऊपर की तरफ है, और जो उंगलियां कल कर रही हैं वो क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखाओं को। यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने पर इस तार पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हो, तो वे अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में होता है तथा लिपटी हुई उंगलियां दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होगा। अगला है एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है। एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता, अब दोस्तों एमसीबी जो है हमारी हर जगह लगा दी जाती है। एमसी और फ्यूज जो होता है वो तार होता है। वो तार क्या है कि जल के खुद ही टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा वरीयता क्या हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाती है। उस ब्रेक को रोकने की वजह से हम क्या लगा देते हैं, एमसीबी लगा जाते हैं। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। एमसीबी का प्रयोग करना फ्यूज की तुलना से अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि विद्युत परिपथ में लघु पतन होने पर या अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिसे बार बार जोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत एमसीबी में से अधिक धारा प्रवाहित होने पर या विद्युत परिपथ में लघु पतन होने पर इसका स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे आसानी से हम ऑन किए कर सकते हैं। अगला है दोस्तों बायोट सावर्ट नियम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से समझें। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कर सकते हैं। तो बायोट सावर्ट का नियम क्या है, मान लो हमारे पास एक तार है, उस तार में क्या है, धारा फ्लो हो रही है। उस धारा से कोई मान लो एक पॉइंट पी है, जहाँ हमें क्या है निकालना है कि बताओ इस पॉइंट पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा। तो आप देखो बायोट सावर्ट ने प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल, हमने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसको हमने बोला डेल्टा एल, द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस डेल्टा एल की वजह से देखा कि बिंदु P पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो बायोट सावर्ट नियम कहता है कि भैया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबाई के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, धारा के प्रोपोर्शनल होता है, और 1/रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच जो कोण बनता है उसके भी ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो हमें पता चलते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, B बराबर आई इंटू डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से हमारा एक बायोट सावर्ट लॉ का F बराबर BIL साइन थीटा बोलते हैं। तो अगला है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का भी एक नियम है जिसे हम पेंच का नियम, स्क्रू नियम बोलते हैं, जिसे हम एक तरह से नहीं है कि बोल्ट होता है, बोल्ट को कसते हैं तो इनवर्ड होता है अंदर की तरफ, और खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। भाई इसमें चीज़ें बताई गई हैं। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा की बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है तो वही चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा होगी। इस चित्र में एक तार में विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने पर दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को वामावर्त दक्षिण में देखने पर चलना पड़े, यही चुंबकीय क्षेत्र बेल रेखा की क्या होती है, दिशा होती है। अब आप मान लो ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो ये जो घुमा रहे हो ना इनवर्ड, तो आप घुमा कैसे रहे हो, क्लॉकवाइज। ये दैट इज इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हमारी कुछ इस तरह से होंगी। अगला देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं से क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन होता है, एक बायोट सावर्ट लॉ, एक चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की अविरल प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या है, प्रदर्शित करती है। दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी थी चुंबकीय बल रेखाएं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की सघनता कहीं अधिक व कहीं कम होती है। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और तथा जिस क्षेत्र में कम होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनके गुण हैं, तो उनको देखेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं।
मतलब अगर मैं बोलूँ नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तथा वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। चुंबक के अंदर से आते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। ये दोस्तों पॉइंट है, यहाँ पॉइंट में। दूसरा है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती हैं, जो कि असंभव है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस पर देखोगे तो पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा और दूसरी वाले की वजह से ऐसे बनेगा। लेकिन दो चुंबकीय क्षेत्रों पे किसी एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट बन रहा है तो वहाँ केवल एक ही चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हो सकती है, दो नहीं। लेकिन यहाँ तो क्या है, दो वैल्यू दे रहा है, एक इधर और एक दूसरी डायरेक्शन में, एक दूसरी डायरेक्शन में। तो V1 और V2 जो शो किया है वो रॉन्ग मेथड है। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखोगे आप, चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है तथा बल रेखाएं भी परस्पर दूर होती जाती हैं। चौथा पॉइंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा बराबर दूरियों पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है? बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? माना एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का एक चालक स्थित है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक व चुंबकीय बल F की दिशा के बीच कोण थीटा हो तो चालक पर लगने वाला फोर्स। तो आपको क्या है कि एक डायग्राम बनाना है। ये जो आप देखोगे ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यहाँ क्या है, हमने एक चालक रख दिया जो चुंबकीय क्षेत्र से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। यहाँ क्या है, एक सेंटर से मान लेते हैं हम लोग F फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है L लेंथ पे। तो F जो है I पे, F B पर, F L पर क्या डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती है और साथ के साथ किस पे निर्भर करता है, साइन थीटा पे। तो यहाँ से आ जाता है हमारा एक फॉर्मूला F = BI/L साइन थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में, क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो कब अधिकतम होगा, तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90, तभी क्या हमारा मैक्सिमम होगा। थीटा जब 90 ना हो तो उस 90 के अलावा हमारा मैक्सिमम नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल कण के आवेश के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, कण के वेग, इसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के परस्पर कोण पर निर्भर करता है। तो इसका एक फार्मूला होता है फोर्स का, फोर्स के अलग अलग फार्मूले हैं अलग अलग केस में। F = BQB साइन थीटा। अभी जो फार्मूला था वो था BIL, जब लेंथ और जब करंट दिया हो तो वो वाला, और जब वेलोसिटी चार्ज दिया हो, आवेश दिया हो, तब ये वाला लगाएंगे। जैसे देखें नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये वाला दिया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू दी है, यह 1000 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से, ये किसकी वैल्यू है, B की, ये कितना है, थीटा है, और ये कितना है, वेलोसिटी है। तो क्या पूछा है, F पूछा है। तो Q दिया है, B दिया, थीटा दिया, B दिया, F पूछा है आपसे। तो F बराबर आपको ये देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी दी है, तो स्वाभाविक सी बात है यही फार्मूला लगेगा। जब ये फार्मूला लगेगा तो जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पे F की वैल्यू आती है 4 × 10⁻⁻10 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा, चालक में इतना तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में थीटा इतना दिया है। तो आप देखोगे 2014, 15, 16, 17, 18 में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इस पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसको जरूर फार्मूला याद रखें, F = BIL साइन थीटा। IBL थीटा दिया है तो वैल्यू रखने पे कितनी आएगी, 2.5 न्यूटन वैल्यू आएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12वां, 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर
लंबवत रखने से उस पर 0.128 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। एफ की वैल्यू है एल है, वी है, थीटा है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पियर। दोस्तों मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ और वैल्यू रख के आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसमें ऐसे हम रखेंगे तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन खुद ही हमें करनी पड़ेगी। तो एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना दिया है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इतनी है जिसमें प्रति मीटर पर सेकंड वेग दिया है, प्रोटॉन पर न्यूटन का बल इतना, चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू पूछा है। एफ दिया है, क्यू दिया है, बी दिया है, थीटा दिया है, बी। अब तुम्हें मालूम है इसमें जब वेलोसिटी दिया है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तो इसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार इतने न्यूटन पर तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो प्रश्न अनुसार देखेंगे क्या क्या डेटा हमको दिए गए हैं और डेटा को फॉर्मूला अगर आपको पता है कि धारा दी है तो बराबर BIL साइन थीटा लगेगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.25 न्यूटन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया एरिया एंड दिया है आगे कि आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है। वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब आपको किसकी वैल्यू दी है उसने, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं उसकी वैल्यू दी है कि समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अगर लंबवत है दोस्तों, लंबवत है तो 0 होगा और थीटा 90 है तो क्या होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखोगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मान लो सपोज ऐसे निकल रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे कुछ ऐसी एक सरफेस है जिससे निकल रही है मान लो, और एक लाइन ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 4 5 और 1 6, तो आप ये देखो इस सरफेस से इस सतह से कितनी लाइन निकल रही है 4, तो फाई बराबर होता है BA। कितने एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, कितनी चुंबकीय क्षेत्र, कितने क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो ये तो एक ही केस में हो सकता है ना, जब सरफेस ऐसी हो और उसके अंदर अगर मान लो सरफेस हमारी ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं, तो इसमें जब सरफेस ही एरिया ही नहीं मिलेगा उसे तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से जाएंगी। तो इसलिए थर्ड वाले पॉइंट में सेकंड वाले पॉइंट में क्षेत्र के लंबवत होने के कारण जो चुंबकीय बल रेखा है वो कैसी हो जाती है, तो फाई कितना होगा हमारे पास देखते हैं। क्षेत्र के अनुदिश होने के कारण थीटा की वैल्यू 90 है जिसकी वजह से फाई 0 होगा। तो लंबवत होने के कारण क्या है, तो आपने देखा कि ये जो रेखा है लंबवत है और क्षेत्र के अनुदिश ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से 0। तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा BA, लेकिन n आता है नंबर ऑफ टर्न्स दिया है इसलिए n लगा देते हैं, अदरवाइज n छोड़ देंगे। cos थीटा थीटा की वैल्यू रख देंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो सिंपली आप डायरेक्ट केवल BA लगाओ, तो B की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, A की वैल्यू दी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.8 × 10⁻²। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये माइनस का आंसर है -2 वेबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 3.2 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम का आवेश 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से वेबर से थीटा दिया है, तो आवेश पर लगने वाले बल मतलब एफ की वैल्यू पूछा है, बराबर होता है क्यू बी साइन थीटा, जिसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने पर जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ लगने की गणना है, तो हम इसको अगर वैल्यू रखें तो हमारा आंसर कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे पास दोस्तों इसमें कुछ पेज मिस्टेक्स से छूट गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारे पास दिया है एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के अगर वो समांतर है या लंबवत है या 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाए तो चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात करना है हमें।
तो कैसे करते हैं वो चीज़ हमें देखनी है। तो अभी हमने ये F बराबर बी आई एल साइन थीटा कैसे आया था अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो आप देखेंगे 1/1 चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर है तो इस स्थिति में थीटा का मान शून्य होने पर तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो उस टाइम जो बल होगा वो क्या होगा 0। सेकंड है, स्थिति में वो कह रहा है कि लंबवत हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो F बराबर बी आई एल आता है और ये जो फोर्स होता है वो कैसा होगा मैक्सिमम अधिकतम होता है हमारा। नेक्स्ट दे रखा है कि अगर मान लो 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो साइन थीटा, अगर हम बोले साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, केवल आपको साइन की जगह वैल्यू रखनी है तो कितनी आ जाएगी √3, तो √3/2 BIL वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन दिया है 1200, तो ये B की वैल्यू दी है। देखेंगे आप लोग Q दिया है, वेलोसिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ बल बताओ। तो F की वैल्यू जब हम निकालेंगे F बराबर QBB साइन थीटा, लेकिन पूछा है जब थीटा 90 डिग्री हो। सेकंड थीटा की वैल्यू जब 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू खत्म, साइन थीटा कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो सिंपली QBB का फार्मूला लगा देंगे। तो आप देखेंगे कैसे इसमें सॉल्व हुआ है। तो जब थीटा 90 हो तो इतना, 0 होता है इतना, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है 90 डिग्री की तो उसकी आधी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg तथा आवेश इतना है। तो आप देखोगे Q दिया है, B दिया है, B दिया है, F पूछा है, थीटा की वैल्यू दी है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिया है F की वैल्यू आ जाएगी 1.4 × 10⁻13 न्यूटन। तो बल की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत होगी। तो F दिया है, M दिया है, तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो F बराबर m है, तो A बराबर हो जाएगा F/m, जिसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 1.7 × 10⁻7। तो दोस्तों मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये टफ है। क्यों, आपको उसने क्या है कि दिमाग खर्च करने की जरूरत पड़ी है। आपने देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा स्वाभाविक सी बात है उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें 9th में एक चैप्टर याद होना चाहिए, F बराबर m होता है, न्यूटन्स लॉ। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के तारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो इसमें नियम देख लेते हैं हम लोग कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि चीज़ें थोड़ा सा ये जो हाथ दिया है इसको एक बार अपनी बुक से ज़रूर देखें, क्योंकि डायग्राम जो है उतने क्लियर आ नहीं पाए थे हमने जब किया स्कैन। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हमारे पास दिया गया है कि फ्लेमिंग का नियम बताइए, बाएं हस्त का नियम, बाएं हाथ का नियम जैसे हम बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात की जा सकती हैं। तो ये जो हमारे पास एक डायग्राम है जो इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किताब की हेल्प ले सकते हैं डायरेक्ट, बस डायग्राम बनाओ और ये थ्योरम लिख दो। बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र माध्यम धारा की दिशा तथा अंगूठे की दिशा आरोपित बल की दिशा को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना छठा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक सीधे धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम लिखिए। तो दोस्तों देखेंगे किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसको ही विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और हमने इनको जो है क्वेश्चनों को लघु उत्तरीय में प्रश्न नंबर 4 दे सकते हैं और विस्तृत का क्वेश्चन नंबर 5 दे सकते हैं। ये दोनों उसमें क्या हमने डिटेल से चर्चा की है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह से डिटेल में चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस PDF में कुछ चीज़ें हैं जो हमसे छूट गई हैं। तो कोशिश ये है कि आप जो है जब क्वेश्चन बैंक लें तो उससे एक बार हल्का सा जो छूटा हुआ एक पेज है तो उससे आप रीडिंग कर सकते हैं
और कोशिश ये रहेगी कि अब की आगे से जो भी PDF हो तो उसमें कहीं भी कोई एरर ना आए, कोई गलती ना आए। इवन फ़ोटो को भी कोशिश करेंगे कि साफ लेने की। तो इसमें थोड़े से चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि फ़ोटो हमारे क्लियर नहीं है। तो दोस्तों आप जो है जम के तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, और एक उम्मीद से कि हमारा जो रिजल्ट आए यूपी बोर्ड का वो एक कहीं हद तक एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आप अच्छे से स्कोर करें। तो एक उम्मीद रहेगी कि आपसे कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों का भी थोड़ा सा योगदान रहेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।